गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा कि जो मुख्य प्रबंधकीय कर्मचारी यानी कि की मैनेजरियल पर्सनल वो कौन होते हैं। संचालकों के अलावा प्रबंधक यानी कि मैनेजर, पूर्णकालीन संचालक, होल टाइम डायरेक्टर और प्रबंधकीय संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, ये और संचालक, ये तीनों और संचालक ये कहलाते हैं की मैनेजरियल पर्सनल या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक। तो इन लोगों की अपॉइंटमेंट नियुक्ति कैसे होती है, इनके क्वालिफ़िकेशंस और डिसक्वालिफ़िकेशंस क्या होते हैं और इन्हें पद पर से किस तरह से हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है या ये रिज़ाइन कैसे करते हैं, ये पद का त्याग कैसे करते हैं, ये इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा। और आज हम देखेंगे कि इन्हें किस तरह से इनका पारिश्रमिक दिया जाता है। तो हर व्यक्ति काम करता है कुछ प्राप्त करने की हेतु से। वो जो प्राप्त करता है उसे हम उसका वेतन, उसकी सैलरी कहते हैं या कमीशन के स्वरूप में हो सकता है वो। और हर काम इस तरह से कुछ ना कुछ पाने के लिए किया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी ज़रूरतें पूरी हो, उसके परिवार की ज़रूरतें पूरी हो और पारिश्रमिक उसे काम के लिए उसे पैसा मिले। तो पहले अ, या ये पारिश्रमिक एक मोटिवेटिंग फैक्टर भी है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर ये जो पारिश्रमिक का आशय है इसमें क्या है ये देखते हैं, यानी कि पारिश्रमिक में कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड है, क्या क्या इंक्लूडेड है उस व्यक्ति के रेम्यूनरेशन में। तो सबसे पहले पारिश्रमिक में निम्नांकित मदों को शामिल किया जाता है। पहला है कंपनी द्वारा अपने निर्देशक या प्रबंधक को रहने के लिए निःशुल्क मकान देने में या रहने के मकान से संबंध में कुछ निःशुल्क अन्य सुविधाएं। तो यदि कंपनी अपने मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को रहने के लिए मकान देती है जिसका किराया कंपनी द्वारा भरा जाता है या मकान के संबंध में कोई अन्य सुविधा निःशुल्क देती है या रियायती दरों पर देती है, तो वो भी पारिश्रमिक के अंदर इंक्लूडेड है। सेकंड पॉइंट है यहाँ पर कंपनी द्वारा अपने निर्देशकों और प्रबंधकों को अन्य कोई लाभ या सुविधा निःशुल्क या रियायती दर पर देने में किए गए व्यय। तो मकान के किराए के अलावा यदि प्रबंधक संचालक को अन्य कोई सुविधा दी जाती है जो या तो निःशुल्क होगी या रियायती दरों पर होगी, तो उसे भी पारिश्रमिक में इंक्लूड किया जाएगा। थर्ड पॉइंट है कंपनी द्वारा अपने संचालकों या प्रबंधकों की ओर से किया गया कोई व्यय जो यदि कंपनी न करती तो कर्मचारी को करना पड़ता। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जो अगर कंपनी नहीं करती तो वो उस कर्मचारी को खुद करना पड़ता, तो ये भी पारिश्रमिक में इंक्लूडेड है। फोर्थ पॉइंट है कंपनी द्वारा निर्देशक यानी कि संचालक, प्रबंधक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूर्णकालीन संचालक, होल टाइम डायरेक्टर, प्रबंधक यानी कि मैनेजर और प्रबंध संचालक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर, इन तीनों की और संचालक, इन चारों की ही हम बात कर रहे हैं। तो यदि इनके लिए या इनकी पत्नी और बच्चों के लिए जीवन बीमा, पेंशन, वार्षिकी या ग्रेच्युटी, इसके लिए कंपनी कोई व्यय करती है तो ये भी पारिश्रमिक में शामिल होता है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है कि कोई भी कंपनी अपने कार्मिकों को कितना पारिश्रमिक दे सकती है, उससे संबंधित कंपनी अधिनियम के क्या नियम हैं। फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं, सभी संचालकों को मिलाकर अधिकतम 11%। 11% किसका, जो कंपनी अधिनियम के धारा 198 के अनुसार लाभ की गणना की जाएगी, उन लाभों का 11%। पारिश्रमिक सकल लाभों में से
नहीं घटाया जाएगा। तो सेक्शन, अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपको समझना है कि कुल लाभों का 11% मैक्सिमम पारिश्रमिक कंपनी अपने कार्मिकों को दे सकती है, 11% ऑफ प्रॉफिट्स। और ये प्रॉफिट्स या इन लाभों की गणना किस तरह से की जाएगी, ये भी सेक्शन 198 में क्लियरली दिया गया है। तो सेक्शन 198 के अनुसार जो लाभ कैलकुलेट होंगे, जो जिन लाभ की गणना होगी, उन लाभों के 11% पारिश्रमिक होगा। सेकेंड पॉइंट देखिए, किसी एक निर्देशक को अधिकतम 5%, किसी एक प्रबंध संचालक, पूर्णकालीन संचालक या प्रबंधक को शुद्ध लाभ के 5% से अधिक पारिश्रमिक नहीं दिया जा सकता। तो किसी एक व्यक्ति को टोटल प्रॉफिट्स के 5%, शुद्ध लाभ नेट प्रॉफिट के 5% से अधिक नहीं दिया जा सकता। यदि एक से अधिक प्रबंध निर्देशक या पूर्णकालीन संचालक हो तो 10%, यदि एक से अधिक प्रबंध संचालक या पूर्णकालीन संचालक हो तो उन्हें उन सबका पारिश्रमिक कंपनी के शुद्ध लाभों का 10% से अधिक नहीं हो सकता। यदि कंपनी में प्रबंध संचालक या पूर्णकालीन संचालक हो तो अन्य निर्देशकों का पारिश्रमिक, जो कि न तो प्रबंध संचालक है और न ही पूर्ण संचालक या प्रबंधक है, तो उनका पारिश्रमिक 1% से अधिक नहीं हो सकता। अन्य दशाओं में, अर्थात जब कंपनी के प्रबंध संचालक व पूर्णकालीन संचालक व प्रबंधक न हो, तो संचालकों का अधिकतम पारिश्रमिक 3% होगा। उपर्युक्त पारिश्रमिक संचालकों को बैठकों में उपस्थित होने से मिलने वाली फीस के अतिरिक्त होगा। तो ऊपर जो हमने पारिश्रमिक में क्या क्या मदें शामिल होती है ये देखा, वहाँ पर हमने देखा कि संचालकों को बैठकों में उपस्थित होने के लिए जो फीस दी जाती है वो इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जो पारिश्रमिक अभी हमने बात की 10%, 3%, तो ये इनके फीस से अलावा, इनके फीस के अतिरिक्त इनको दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कंपनी साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से 11% से अधिक पारिश्रमिक दे सकती है, लेकिन इसके लिए कंपनी को पहले कुछ शर्तों को सेटिस्फाई करना है। तो ये क्या है, ऋणदाताओं इत्यादि से पूर्व अनुमति। यदि कंपनी के ऊपर किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था का ऋण बकाया है या कंपनी ने अप्रवर्तनीय ऋण पत्र धारकों या सुरक्षित की देय राशि के भुगतान में त्रुटि की है, तो सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए, यहाँ आर्थिक नहीं है, ये अधिक है, अधिक पारिश्रमिक बढ़ाने के लिए सामान्य सभा की आज्ञा लेने से पहले उपर्युक्त संस्थाओं या व्यक्तियों से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसके पहले यदि कंपनी अपने कार्मिकों को 11% से अधिक पारिश्रमिक देना चाहती है, तो केंद्र सरकार के अनुमति के पहले उन्हें इन सभी ऋणदाताओं से, जिनसे कंपनी ने ऋण लिया है और ये ऋण बकाया है, ऋण पत्र धारकों की देय राशि के भुगतान में त्रुटि की है, तो इनसे पहले अनुमति लेकर के उसके बाद केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब आगे जो है वो ऐसी पोजीशन है कि यदि कंपनी ने लाभ न कमाया हो या अपर्याप्त लाभ हो तो कंपनी क्या करेगी। यदि किसी वित्तीय वर्ष में कंपनी को लाभ न हुआ हो या अपर्याप्त लाभ हुआ हो तो कंपनी में से जो भी अधिक हो उस दर से पारिश्रमिक दे सकती। तो यहाँ पर हमको एक टेबल दिया गया है, इस टेबल में 2 कॉलम हैं। जब प्रभावी पूंजी की मात्रा है वो इस कॉलम में दी है और यहाँ पे वार्षिक पारिश्रमिक की
निम्न से अधिक नहीं हो सकता। तो कितना अधिकतम वार्षिक पारिश्रमिक दे सकती है? तो यदि कंपनी, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, यदि कंपनी की पूंजी 1 करोड़ से कम है तो अधिकतम वार्षिक पारिश्रमिक 30 लाख रुपए हो सकता है। यदि कंपनी की पूंजी 5 करोड़ से अधिक है परंतु 100 करोड़ से कम है तो 42 लाख। ये हम कब देख रहे हैं? जब कंपनी को लाभ नहीं हुआ है या अपर्याप्त लाभ हुआ है। तो यदि कंपनी की पूंजी 100 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है, यानी कि 100 करोड़ से ऊपर लेकिन 250 करोड़ से कम, तो 60 लाख रुपीस। और यदि कंपनी की पूंजी 250 करोड़ से अधिक है तो 60 लाख रुपए जमा में 250 करोड़ रुपए से ऊपर प्रभावी पूंजी का 0.01%, मतलब कि जो 60 लाख है वो प्लस 250 करोड़ से जितनी अधिक पूंजी है उसका 0.01%, या कुछ दिशाओं में ये 2.5% या 2.5% भी हो सकता है। तो और भी प्रावधान है इनके बारे में, लेकिन हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।